नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और भूगोल की नजरों से देखेंगे तो कोई भी दो देश इतनी नजदीकी नहीं रखते जितने कि भारत और नेपाल रखते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से चीन के चक्कर में नेपाल की नादानी ने दोनों देशों के बीच एक दरार को पैदा किया। नेपाल सरकार की हरकतों से नेपाल के लोग भी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। आज बात इसी मुद्दे पर करते हैं। कहते तो हैं रोटी और बेटी का रिश्ता है, लेकिन मौजूदा वक्तों में इस रोटी और बेटी के रिश्ते में दरार कहां आ रही है, इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। हमने ना रखी कोई सरहद, वो भूल रहा अपनी हद। चीन के जाल में फंसा नेपाल हो जाएगा बदहाल। अब इसे चीन की बंदूक और नेपाल का कंधा कहें या नेपाल की दबी महत्वाकांक्षाओं की वो नादानी जिसमें वो आए दिन नई नई हरकतें कर रहा है। नक्शे में नक्काशी से शुरू हुआ नेपाल की नादानी का सिलसिला अब तो नागरिकता से लेकर बैराज के पानी तक पहुंच गया है। स्पष्ट रूप से चीन का जो रवैया है अभी, उसके साथ ही नेपाल वाले भी ये गतिविधि कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी अभी कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल में। और जो हालत चीन की हो गई है चीन के अंदर कि उन्हें वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जो अन्य राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं वो चीन सरकार के विरुद्ध आंदोलित हैं। लगभग ऐसी बात नेपाल में भी हो गई है। दरअसल भारत के काला पानी और लिपुलेख पर नई लकीर खींचकर नेपाल ने अपनी संसद से नया नक्शा पास कराते हुए इन दोनों जगहों पर अपना दावा ठोक दिया। नक्शे के बाद नेपाल ने भारतीय लोगों की नागरिकता पर नजरें तरेरी हैं और इस दरमियान वो रिश्तों को भुलाकर रेडियो पर भारत के बारे में दुष्प्रचार करने की भूल भी कर रहा है। किसी को रोका नहीं जा सकता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इन विवादों से बचना चाहिए। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, नेपाल से हमारे बहुत घने संबंध है, नज़दीकी संबंध है। करीब 1800 किलोमीटर वाली दोनों देशों की सरहद पर भारत ने कभी बंदिश नहीं लगाई, लेकिन मौजूदा हालात में भारत नेपाल बॉर्डर पर गोलीबारी के हालात भी बने हैं। वहीं भिकना ठोरी बॉर्डर पर वो नाला बंद करने की हिमाकत भी हुई है जिससे भारतीय किसानों के खेतों में सिंचाई होती है। वहीं हर साल बाढ़ की विभीषिका से बदहाल होने वाले बिहार और दूसरे इलाकों के बॉर्डर पर भी नेपाल हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गंडक, लाल बकैया और कमला नदी के काब में नेपाल ने अड़ंगा लगा दिया। गंडक बैराज के तो 36 में से 18 गेट नेपाल में पड़ते हैं और अगर समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई तो भारत के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा जाएगा। ये हमारे लिए एक और बर्डन हो गया है। जैसे पहले कम थे, पाकिस्तान के साथ डील करना है, चाइना के साथ डील करना है, अब नेपाल एक और सिरदर्दी के रूप में उभर कर आया है। बहरहाल सदियों से भारत और नेपाल के संबंधों के गवाह हैं हिमालय के शिलालेख, लेकिन देश काल और परिस्थितियों के पन्ने पर कुछ फीका सा दिख रहा है दोनों देशों की रोटी बेटी वाले रिश्तों का रंग। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन के जाल में फंस गया है नेपाल? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हां, लगता है नेपाल का कंधा बंदूक चीन की है। भारत का सबसे खास पड़ोसी देश रहा नेपाल आज चीन के चक्कर में भारत से उलझने को तैयार है। उसे शायद ये मालूम नहीं कि चीन उसे अपने जाल में फंसा रहा है और इसी का नतीजा है कि नेपाल भारत विरोधी कार्य को अंजाम दे रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उससे आपका परिचय करा दें। हृदय नारायण दीक्षित जी, अध्यक्ष यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सुनील सिंह साजन, MLC समाजवादी पार्टी। दीपक सिंह, MLC कांग्रेस। प्रेमकांत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और सुरेंद्र सिंह पंक्ति जी जानकार हैं इंडो नेपाल बॉर्डर को लेकर, इन रिश्तों को लेकर वो सब समझते हैं। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमिताभ जी, रोटी बेटी का रिश्ता सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तो नेपाल कुछ और ही हरकत कर रहा है, आपके जरिए। नहीं, देखिए ये सब बातें दुरुस्त हैं और लोगों के मन पटल पर हैं भी अंकित कि नेपाल और हमारे बीच में दो अलग अलग देशों जैसा भाव कभी रहा ही नहीं।
हमने हमेशा माना कि एक ही घर है, आंगन भले ही दो हो गए हो। उसके तमाम धार्मिक पहलू हैं, आध्यात्मिक पहलू हैं, सांस्कृतिक पहलू हैं, भौगोलिक पहलू हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन नेपाल के साथ एक हमारा आत्मीय जुड़ाव रहा, और बाकी सब जगह गोली चली, बॉर्डर पर तनातनी हुई, युद्ध हुए, गोली चली, चीन के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ कई बार युद्ध हुए। उसी युद्ध के चलते पाकिस्तान दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। लेकिन नेपाल के साथ कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई, और नेपाल को जब भी जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान ने बड़े भाई की तरह कभी अपने बटुए को नहीं देखा कि इससे निकालूं कि ना निकालूं। जो मदद जब जहां जैसे जरूरत पड़ी नेपाल के लिए उपलब्ध कराई। पशुपतिनाथ पर जितनी नेपाल के लोगों की आस्था, उतनी ही हमारे लोगों, ये भारत के लोगों की आस्था। गोरक्षपीठ पर जितनी आस्था भारत के लोगों की, उतनी ही आस्था नेपाल के लोगों की। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल अलग है। मैं देख रहा था नेपाली कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, में नाम विस्मृत कर रहा हूं, उनका मैं वक्तव्य देख रहा था। उन्होंने कहा कि कम से कम 33 जगह ऐसी हैं हमारे देश में जहां चीनियों ने कब्जा कर लिया व्यावहारिक रूप से। वो आए थे कोरोना में मदद करने के नाम पर, आए थे चीनी भाषा सिखाने के नाम पर कि चीनी सीख जाओगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, और धीरे धीरे वो सब चीन के साम्राज्यवादी सोच का हिस्सा हो गए। अब ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात वहां नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष कह रहे हैं। तो जहां चीन इतने अंदर तक पैवस्त हो जाएगा, स्वाभाविक है फिर चीन ही तय करेगा कि आपकी नीति क्या होगी, आपकी दशा क्या होगी, आपकी दिशा क्या होगी, आपके भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे। चीन ने अपने दो कंधे तैयार किए हमारे पड़ोस में। एक पाकिस्तान पुराना मामला है, पाकिस्तान भी अजब किस्म की माशूका है। वो साल में 6 महीने अमेरिका से वसूलती है लगान, और फिर 6 महीने चाइना से वसूलती है। कभी कहती हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाए हुए हैं मांग में, और जब कुछ खटपट हो जाती है तो उधर चली जाती कि वो तो बेकार, उन्हें तलाक दे दिया, अब तुम्हारे साथ रहेंगे, जीना यहां मरना यहां, तेरे सिवा जाना कहां। तो वो दोनों से पैसा ले रही है, उसी से उसका जीवन चल रहा पाकिस्तान की सरकार का। लेकिन ये संकट बड़ा है, और इन सबसे आगे बाकी तो बहुत हृदय नारायण जी हैं, सुरेंद्र सिंह साहब हैं, नेपाल पर बहुत प्रामाणिकता से बताएंगे। लेकिन नेपाल के साथ एक समस्या और भी है जी। पाकिस्तान के साथ अगर हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर दें और उसका पानी रोक दें तो पाकिस्तान में हाहाकार हो जाएगा। ये सच है, ये तथ्य है। लेकिन नेपाल के साथ समस्या ये है कि नेपाल से आने वाली नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके आधे बिहार को सैकड़ों साल से डुबोती आ रही हैं। बाढ़ का प्रकोप वहां रहता है, उसमें नेपाल अगर शरारत कर देगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगा। केवल पानी ही पर्याप्त है सब कुछ अस्त व्यस्त करने के लिए। चीन की शायद मंशा यही है। इसलिए मुझे लगा कि आज इस विषय पर चर्चा हो जानी चाहिए। आखिर लोग कैसे मान ले, लखीमपुर खीरी के हो चाहे महाराजगंज के हो, वो कैसे मान ले कि जहां जहां पांव पांव चले जाते थे, जिस देश साइकिल से चले जाते थे, मोटरसाइकिल से चले जाते थे, वहां से इतना रिश्ता खराब हो गया, गोली चल गई और चाइना की भाषा बोल रहा। भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो अलग का विषय है, लेकिन विशुद्ध कूटनीति के सिद्धांत नेपाल और भारत के बीच में लागू नहीं होते, क्योंकि रिश्ता बहुत मधुर रहा है एक दौर में। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं जहां ज्यादा मीठा होता है वहीं गड़बड़ होता है।
लेकिन मुझे लगता है गड़बड़ नेपाल के अवाम की ओर से नहीं, गड़बड़ वहां की सरकार के ऊपर रखा चीन का हाथ है। मैं हृदय नारायण जी से बात शुरू करूंगा। हृदय नारायण जी, पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, निपट रहे थे। चीन के साथ भी हम छाया युद्ध में थे, कभी मोहब्बत, कभी तकरार, कभी उसकी तारीफ, कभी कुछ, कभी तनाव, ये चल रहा था, हम जानते भी थे। लेकिन ये तो नया जो संकट आया है, इसकी तो कभी कल्पना नहीं की थी कि हमें नेपाल से भी सतर्क रहना होगा, नेपाल से भी जूझना होगा, नेपाल की तरफ से भी गुस्ताखियां आएंगी। हृदय नारायण जी, आप तक आवाज आ रही है? लग रहा आ रही है, जी, मैं जी, सोच रहा था कि अभी आपका हुआ क्या है। जी। आपने नेपाल की, चीन की और पाकिस्तान की तमाम विषयों पर बहुत गंभीर खुलासा कर दिया है। मैं उसमें एक ही बात जोड़ रहा हूं जी, कि नेपाल से हमारे रिश्ते ही नहीं, वो एक ही परिवार का सदस्य इस रूप में भारत के नेपाल के संबंध रहे हैं। और सांस्कृतिक संबंध, दोनों देशों की संस्कृति एक जैसी, दोनों देशों की समझ और आम जनता के रीति रिवाज एक जैसे, आस्था एक जैसी। तो सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल और हम एक जैसे हैं। लेकिन इधर चीन के प्रभाव में, और विशेषतया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और जो नेपाल में सत्तारूढ़ दल है उसका विचार, जी, इस विचार के कारण थोड़ी कठिनाई आई है। लेकिन पूरा अपना देश भारत, और भारत को नेतृत्व देने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम सब लोग ये मान कर चलते हैं कि नेपाल की जनता, नेपाल का पूरा आवाम वो हमारा प्रिय है। और जो कठिनाइयां हैं, जो विरोध उभरे हैं चीन की योजना के कारण, तो उन विरोधों के बारे में हम लोगों को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है, एक बात। जी, दूसरी बात, पाकिस्तान से हमारा लगातार संबंध खराब ही रहता है। तमाम प्रयास के बावजूद उससे हमारे संबंध ठीक नहीं हो पाते। चीन का तनाव इधर पिछले 2 सप्ताह से 1.5 सप्ताह से बढ़ा है, और इस तनाव को लेकर एक विशेष प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसमें भारत के प्रत्येक मन में चीन के प्रति एक गुस्से का भाव है। मगर चूंकि ये मामले विदेश नीति के मामले, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले, इन पर हमेशा चाहे जिसकी सरकार रही हो, जी, ये केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हल किए जाते हैं। इनमें किसी भी तरह की अति उत्साह में की गई व्याख्या अथवा बात, ठीक बात है, ये मूलभूत तैयारियारियों को और जो ठीक है, आगे योजनाएं हैं बिल्कुल उनको ठीक बात कही क्रियान्वित हृदय करने नारायण जी में आपने। दिक्कत पैदा करती है। जी, मैं सुरेंद्र सिंह साहब के पास इसलिए- चलूंगा। इसलिए जी, सुरेंद्र सिंह साहब का बड़ा अध्ययन है भारत नेपाल संबंधों पर। सुरेंद्र जी, जैसे लोकसभा और विधानसभा भंग करने की सिफारिश से पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गण अपने सारे विधायकों की मीटिंग कभी नहीं बुलाते, वही फैसला करते, 4 लोग बैठ के कमरे में भंग कर दे, बोले कर दो। वैसे ही देश की सरकार कभी फैसला नहीं करती कि नेपाल का आम आदमी क्या चाह रहा, कोई रेफरेंडम तो होना नहीं। जो वहां की सरकार चाहेगी, जो चीन उसके कान में फूकेगा, वो वही काम करेगा, बाकी आंदोलन होता रहे थोड़ा बहुत। आपकी दृष्टि में हमारे लिए क्या क्या असुविधाएं और कठिनाइयां पैदा कर सकता है चीन का, ये नेपाल का ये मौजूदा हॉस्टाइल बिहेवियर?
सुरेंद्र जी के पास अभी आवाज नहीं जा रही, जैसे ही दोबारा हमसे जुड़ेंगे मेरा वही सवाल होगा। प्रेमकांत जी, आपसे वही सवाल, आपका भी नेपाल पर अध्ययन है, उसका जो हॉस्टाइल बिहेवियर है ये हमारे लिए शॉकिंग है। चाइना का बिहेवियर हमारे लिए शॉकिंग नहीं है, पाकिस्तान का तो सब खुल्लम खुल्ला है, लेकिन ये शॉकिंग है। और इसमें पानी का पेच भी बहुत बड़ा है। गोरखनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए भी पानी का पेच बड़ा है। प्रेमकांत जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि नेपाल हमारा सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं है, पड़ोसी देश ही नहीं है बल्कि हमारा भाई है। और दीक्षित जी ने जैसा कहा कि बहुत सी ऐसी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक ऐसी चीजें हैं जो हम लोग साझा करते हैं। आप एक बड़े तबके को नेपाल में जो भारतीय लोग हैं, जिनको मधेसी भी कहा जाता है, वो लोग बसे हुए हैं और वहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। और ये भी है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रोजगार पा रहे हैं, करीब उनमें से 25,000 लोग वापस आ गए हैं। ऐसी स्थिति जरूर है, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक रामसागर शुक्ला जी हैं जिन्होंने आज से कोई 2 दशक पहले एक किताब लिखी, नेपाल एक अजनबी पड़ोसी, और वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारी रहे, अब रिटायर हो चुके हैं 20 साल पहले करीब। उन्होंने ये जो किताब लिखी उसमें पहले ही उन्होंने सूंघ लिया था, आज से कोई 2 दशक पहले, कि नेपाल पर किस तरह से चीन डोरे डाल रहा है और किस तरह से नेपाल को अपने पक्ष में, अपने पाले में करना चाह रहा है। तो ऐसी सूरत में चीन की तो एक बहुत बड़ी नीति ही ऐसी रही है कि एशिया में वो ऐसी अपनी को ताकत उभारना चाहता है। वो तो इस समय अमेरिका से टक्कर लेना चाहता है, और भारत हमारी चिंता ये नहीं है वो कि पा रहा अपना प्रतिद्वंदी के रूप में। प्रेमकांत जी, हमें इससे बहुत चिंता नहीं कि चीन की नीति क्या रही। ठीक, चीन को तो हम आज से थोड़े नहीं जान रहे, भारत के लोग, सरकारें कितना जान रही, सरकारें जाने, लेकिन भारत का आदमी तो 1957 से ही जान रहा है। लड़ाई तो 62 में हुई, तब से ही जान रहा है इनका चाल चलन देख के। भ्रम जनता को कभी नहीं रहा, अधिकारियों को रहा होगा विदेश सेवा के जी। और चीन का व्यवहार, हम तो गांव के देसी आदमी, एटा इटावा फरुखाबाद में कोई माफिया है तो वो किसी अच्छे घर के नए लड़के को जब बिगाड़ना चाहता है तो उसे बात बात पे 1000 का नोट देता है, 2000 का है। अब उसके बाप है पान की दुकान में, लड़के को पता लगा महीने में लाख रुपया खर्चा कर दिया, तो लड़का तो उनके लिए तमंचा लेके कहता दादा जिसे बताओ उसे मार दे। चाइना का सिर्फ काम उसी टोन का है, इसी करैक्टर का है। अब इसको अंग्रेजी में बड़ी बड़ी किताबों में चाहे जैसे लिख लो, सच्चाई यही है। मैंने माफियाओं को भले घर के लड़के बर्बाद करते देखा, वही स्थिति नेपाल की है। वो भी एक गरीब घर का भला लड़का है समझ लो, और चाइना माफिया है। 500 का नोट दिया, एक सिगरेट मंगाई 15 रुपए की, और 485 बोले तुम रख लो बेटा, तुम हमारे लड़के हो। लड़का तो भाग भाग हो गया, बोले कभी जिंदगी में मेरे बाप ने नहीं दी हमको इतना पैसा जितना भैया दे रहे। ये बात सुनील साजन भी समझ रहे होंगे, दीपक सिंह भी समझ रहे होंगे। ये लोग जमीन पर रहते हैं कि माफिया कैसे नर्सरी पैदा करते हैं। चीन नर्सरी पैदा कर रहा है, दुनिया के तमाम छोटे मुल्क उसके इसी जमींदाराना व्यवहार के एहसान के तले खड़े हुए हैं आज। सच्चाई है। सुरेंद्र सिंह जी, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही हो, मैं अपने दोनों राजनीतिक युवा साथियों के पास जाऊं। अच्छा चलिए, अभी भी शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आता हूं दीपक सिंह आपके पास। वहां का आम आदमी हमारे साथ अच्छा भाव रखता है, यह तर्क भी मुझे ल्योर नहीं करता ना। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, ये वैसा ही मामला है। आम आदमी की भूमिका कहां है? आम आदमी तय नहीं करता कि बांध का मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा। चेहरा, मोहरा, आवाज तो हमारे और पाकिस्तान के आदमी की भी अलग नहीं, लेकिन लफड़े हैं ना।
लखनऊ में, पुराने लखनऊ में जैसे लोग मिलते हैं वैसे ही लाहौर में मिलते हैं। कोई अलग ब्रीड थोड़ी ना है कि वो मंगोलियन है। लेकिन देख ही रहे, क्या इस चीज से कोई फर्क पड़ता है? या नेपाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाइना के सामने पूरी तरह से बिक चुका है, सरेंडर कर चुका है? दीपक सिंह। अमिताभ जी, दो बड़े प्रश्न हैं जी। अभी दीक्षित जी ने एक बात कही कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इसका हल किया जाना चाहिए और पूरा देश चाहता भी है इसका हल हो, लेकिन ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री 2015 में कह चुके हैं। उन्होंने भारत यात्रा की थी, उसके भारत यात्रा के बाद सीधे उन्होंने कहा था कि हमें भारत पर निर्भरता कम करनी चाहिए। उन्होंने चाइना की तरफ हाथ बढ़ाए थे। ये हमारे देश की रणनीति होनी चाहिए। दीक्षित जी कह भी चुके हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना चाहिए। पूरा देश, जहां तक आपने देशवासियों की बात की, देश की भावनाओं की बात की, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की मैक्सिमम लोगों की जनभावना साथ खड़ी थी, उनको प्रचंड बहुमत मिला था। तो मुझे लगता नहीं कि 2015 से जो आगाज स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे उनमें विलंब क्यों हुआ, विलंब होने के कारण क्या हुई। हम सारी बातें मानते हैं, आपकी बात मानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लोगों से चेहरे मोहरे मिलते हैं लेकिन विचार नहीं मिलते हैं। हम उनके बंटवारे के बाद से एकदम दुश्मन की तरह उनके सामने खड़े हैं, लेकिन नेपाल के जन्म से लेकर आज तक हमारा उनसे भाईचारा रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। नेपाल के जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्र हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं। जिन देवी देवताओं की पूजा हम अपने देश में करते हैं वही हम जाके नेपाल में करते हैं। मैं स्वयं भी पिछले लॉकडाउन के पहले नेपाल में दर्शन करके कई मंदिरों में आया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर इतनी विषम परिस्थितियां पैदा कैसी हुई? हमारे देश का नेतृत्व फेल कहां हुआ? हमारे देश से चूक कहां हुई? हमारे देश की रणनीति में कमी कहां से रह गई? मुझे लगता है जब देश का कोई प्रधानमंत्री बने या देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठे तो उसे देश के लिए सोचना चाहिए और देश के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, किसी एक चीज को टारगेट करके, किसी व्यक्ति को टारगेट करके, किसी पार्टी टारगेट करके हम मुकाबला करने में कहीं कहीं आज मैं सुनील साजन जी के पास, अभी बहुत सारे लोगों ने कहा। ठीक है दीपक भाई, आएंगे आपके पास दोबारा। सुनील साजन जी, मेरा प्रश्न फिर वही, नेपाल हमारे लिए क्या क्या असुविधाएं पैदा कर सकता है, क्या क्या संकट पैदा कर सकता है और हमको उनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? अब इस बहस में भी कुछ दम नहीं है, जैसे बोलते हैं कि झस नहीं है कि चीन ने नेपाल को हायर कर लिया है, चीन ने उसका कंधा इस्तेमाल कर लिया है, बंदूक चीन की है। अब जो है सो है, निपटना तो उसी से। कोरोना क्यों हुआ ये मसला नहीं है, कोरोना हो गया तब तो इलाज कराने पड़ेगा। जी, तो जो नेपाल का कोरोना हुआ इसका रोना कैसे निपटे? देखिए अमिताभ जी, हमको आपको एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट मानना पड़ेगा कि अगर पड़ोसी से प्यार से रिश्ते रहे, भाई जैसे रिश्ते रहे, तो उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। आदरणीय दीक्षित जी बहुत अनुभवी हैं, वो भी कह रहे थे कि कूटनीति और जो विदेश नीति होती है, मुझे लगता है कि अपनी सरकारें कहीं न कहीं चूक रही हैं। जब नेपाल और भारत, आपने कहा कि बेटी रोटी का रिश्ता था, हमारी सभ्यता, संस्कृति और धार्मिकता सब एक जैसी है और हम लोगों का ये भी मानना है कि भगवान राम भारत से थे और सीता मैया नेपाल से थी, तो आखिर चूक कहां हुई? और अभी प्रेम शंकर जी एक अच्छी बात कह रहे थे कि एक अधिकारी ने 2 दशक पहले जिक्र किया एक पुस्तक लिख करके। इसका मतलब 2 दशक 20 साल से भारत की सरकारें नेपाल को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। वो कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं और 6 साल से मोदी जी की भी सरकार है। तो मुझे लगता है कि अगर पड़ोसी ही अपना दुश्मन हो जाए अमिताभ जी, तो हमारा आपका घर कब तक सुरक्षित है? और जहां जिस संकट की आप बात कर रहे हैं वो एक बड़ा संकट है जब नेपाल पानी छोड़ता है। मान लीजिए नेपाल कुछ भी बहाना करके, नहीं वो सबसे बड़ा संकट है सुनील। अभी लोग समझ नहीं रहे, अभी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अंग्रेजी में, उनका कोई मतलब नहीं। पानी छोड़ेगा तो पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेके आधा बिहार जलमग्न हो जाएगा। बिहार और बंगाल में, हाँ, ये पूरा तबाह हो जाएगा और भारत सरकार इसी में लगी रहेगी। तो मुझे लगता है ये ठीक है, चाइना रणनीति कर रहा, मैं आपकी उस बात से सहमत हूं
कि चाइना नर्सरी पैदा कर रहा है, लेकिन अगर अपना भाई बिगड़ रहा है तो अपने बड़ों की जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं, कहें कि ये गलत तरीके से आपको बिगाड़ रहा है। हमको याद है अमिताभ जी, जब 25 अप्रैल 2015 को भूकंप आया और सबसे बड़ा भूकंप आया नेपाल में, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पूरे देश ने मदद की, लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि बिल्कुल बगल में है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने जितने बड़े पैमाने पर मदद की और हमारे जैसे नौजवानों को मौका उन्होंने दिया कि हम अपने 50 साथियों के साथ हम 10 दिन रहे नेपाल में, तो वहां लोगों की मदद की, जिनका घर गिर गया था, खाने को नहीं था और दवाई सब कुछ बांटा। वहां जाकर के ऐसा लगा नहीं कि विदेश है, पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करके नहीं लगा कि हम अलग आए हैं। लेकिन अगर हमारी भारतीय सरकारों से, जो केंद्र की सरकार है, अगर उनसे कहीं गलतियां हो रही तो उनको गलती सुधारनी पड़ेगी। ठीक है। सुरेंद्र सिंह साहब के पास एक बार मैं ट्राई करता हूं, अगर आवाज मेरी जा रही। सुरेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? अगर जा रही है तो जरा समझाइए। नेपाल और भारत के बीच में जो तनातनी है, इसके पीछे चीन है, वो अलहदा विषय है, लेकिन जो तनातनी है वो हमारे लिए कितना चिंता का कारण है और उससे हमको क्या क्या असुविधाएं हो सकती हैं, क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं? इसमें मेरी आवाज हो जी, तो मैं कहना चाहूंगा, भारत और नेपाल के बीच में बहुत पुराना संबंध है। ये केवल सीमा वार पार का नहीं है, हमारे तो सामाजिक और पैतृक संबंध है नेपाल से जी। और हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही, बोलते रहिए आप। हेलो, आ रही आवाज, आप बोलते रहिए। सुरेंद्र जी, ये संबंध है। हाँ, ये नेपाल से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भारत में आते हैं। पूरे भारत में आप दक्षिण भारत जाइए, पूर्वी भारत जाइए, यहाँ उत्तराखंड में आइए, सिक्किम, नेपाल में, इधर यहाँ नेपाल से क्या कहते हैं, यहाँ तक लीजिए आप कश्मीर, नेपाल के लोग रोजगार करने आते हैं और उनके साथ नहीं, वो सारी बातें हो गई सुरेंद्र भाई, वो सारी बातें हो गई। रोटी बेटी का रिश्ता है, बड़ा अच्छा रिश्ता है, एक ही थाली में खाते हैं, एक ही रजाई में सोते हैं, वो सब बातें आ गई। अब हम उसके आगे चलें, केवल इसी के लिए चर्चा तो नहीं हो सकती कि भाई पुरानी बातें याद करें कि बताओ वो क्या दिन थे, कैसे गले मिलते थे। हम समझना चाह रहे हैं आज जो तनातनी है, इसका क्या असर आप देखते हैं? तनातनी असल में ये सब आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए था। ये अकस्मात जब चीन की तरफ से कुछ हरकतें होने लगी, उसके बाद जो बिना भारत सरकार के साथ वार्ता किए हुए आपसी बातचीत से सुलझाते हुए जो बात हो गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें ऐसा नहीं कि नेपाल, भारत के बिना नेपाल का काम नहीं चलता, नेपाल के बिना हमारा काम नहीं चलता है। आपसी सहभागिता से मिटाया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये भारतवर्ष में अब इनको, नेपाल के लोगों को ये समझना होगा कि जो गोरखा जो समुदाय है वो केवल नेपाल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में जितने क्षेत्र में गोरखा समुदाय हुआ है वो अपने आप को भारतीय गोरखा कहते हैं और उनके साथ संबंध विच्छेद में इनका जो ये खसरा लगा है, नेपाल के गोरखाओं से इनका संबंध आज भी है। तो ये जो अगर ये होगा तो संबंध हमारा विच्छेद हो जाएगा, नेपाल के गोरखा अलग हो जाएंगे, भारत के गोरखा अलग हो जाएंगे। ये दोनों देश के लिए बहुत दुखदायी होगा, बहुत दुखदायी होगा भारत को, नेपाल को, दोनों को नुकसान देगा। जी ठीक है सुरेंद्र जी, आपको अभी रोकेंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। हम लोग अतीत में ज्यादा घूमते रहे पूरी इस बहस के पहले चरण में। मैं अतीत में बहुत लंबा नहीं रहना चाहता जी। सारा गोरखा एक है, मान लिया, उससे अब क्या होना है? गोरखा गोरखा चिल्लाने से कोई दो देशों के बीच का समस्या समाधान होती है क्या? और जब एक बड़ा तीसरा देश भी उसमें इन्वॉल्व हो, मान लो गोरखा गोरखा नाम की माला भी हम जपने लगे 108, उससे क्या होगा? और फोटो लेके घूमे कि भाई देखो हमारे यहां जो लोकाचार है वही नेपाल में है, जो मंत्र हमारे यहां वो नेपाल में, जो हवन हमारे यहां सो नेपाल में। उससे क्या होगा? क्या वहां का इस्टेब्लिशमेंट ये कहेगा हाँ हाँ भैया हमें याद आ गया, आ जाओ गले लग जाओ?
नहीं ना। और अगर वो ऐसा नहीं कहेगा तो हमको तैयारी आंख खोलकर करनी होगी ना। कि हम भारत के लोगों के साथ मुझे लगता है कमी है, ये उनके कमी कहिए अच्छाई कहिए, उनके स्वभाव का हिस्सा है, उनके डीएनए का में सन्निहित है कि हम लोग थोड़ा और देशों से ज्यादा अतीत जीवी हैं। बिल्कुल। हम 100-200 साल की बात भी नहीं करते, हम सीधे बातें शुरू 5000 साल से करते हैं। मसला है कि 2020 में निपटे कैसे, और हम बात वहां अतीत अच्छा होता है, लेकिन अतीत में हमेशा रहना भी ठीक नहीं होता, उससे वर्तमान की चुनौतियां कई बार ओवरलुक हो जाती हैं। दीपक सिंह, अब ना वो राजशाही रही, ना नेपाल का जो राज्य है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ना उसका भाव वैसा है जिन भावों के आधार पर हमारा और चाइना नेपाल का रिश्ता था। उस रिश्ते में एक बड़ी भूमिका राजशाही की भी थी। पहली खिचड़ी बाबा गोरखनाथ के यहां आती थी। अब वो सब अतीत की बातें हो गई। आज का नेपाल बदला बदला नेपाल है, अलग मिजाज का नेपाल है। जब मैं नेपाल बोलता हूं तो वहां की जनसंख्या की बात नहीं करता हूं, मैं बहस कर रहा हूं शासन से शासन की। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, हमको क्या करना चाहिए? अमिताभ जी, सीधा सवाल है, जब हमें कोई मर्ज होता है तो पहले उस मर्ज के कारण, हमें बुखार अगर आया, बुखार आया किस कारण से, उस बुखार आने के कारण का इलाज करना पड़ता है। आज जो नेपाल हमारे सामने सर उठा के बात कर रहा है, छोटा सा देश हमें धमकियां दे रहा है, मुझे लगता है आपने बहुत सारी डिबेट की होंगी, बहुत सारे सैनिकों से लाइव बातें की होंगी। हमारे देश का रिटायर्ड फौजी हो, चाहे वर्तमान फौजी, चाहे हिंदुस्तानी हो, वो कहता है सबसे माकूल समय है हमें चाइना को जवाब देने का। हमारे अनुकूल मौसम भी है, हमारे अनुकूल हमें युद्ध लड़ने का अनुभव भी है। हम नहीं चाहते युद्ध, लेकिन अगर आपने देश की जनभावनाओं की बात की तो आज देश चाहता है चाइना को हम हर दृष्टिकोण से, चाहे हमारे व्यापारिक संबंध रहे हों, चाहे हमारे सैन्य ताकत रही हो, चाहे हमारे देश की कूटनीतिक रणनीतिक क्षमता हो, चाइना को जवाब उसकी भाषा में देना पड़ेगा। क्योंकि इस सब के पीछे, आपने खुद कहा, इन सब के पीछे चाइना है। देश में आज देश के सामने बड़ा सवाल है, आखिर इसके पहले जब हमारा देश का नेतृत्व था, नरेंद्र मोदी जी स्वयं 9 बार चाइना की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी चाइना बाज नहीं आया। तो हम कैसे कह सकते हैं, या तो हम ये कहें इन भाषाओं में दीक्षित जी को अच्छा नहीं लगेगा, दीक्षित जी ने कहा हमें भरोसा है, तो भरोसा हमें मेरे प्रधानमंत्री पर है, ऐसा नहीं है मेरे प्रधानमंत्री भरोसा नहीं है। लेकिन देश सवाल तो पूछता है कि आखिर मोदी जी जब 9 बार चाइना गए, ठीक, तब चाइना का जो स्वभाव था बदला नहीं जी। तो मुझे लगता है अब जरूरत है सबक सिखाने की चाइना को। चाइना को दिखाना पड़ेगा कि भारत है, भारत से मुकाबला करने की चीन की बस की बात अब नहीं रही है, तभी मुझे लगता है ऐसा कोई हल निकल सकता है। ठीक, एक कहावत भी है, ध्येय मार बहु समझाई, ये भी कहावत है, लेकिन सवाल ये है कि वो उसको भी मारना एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा संघर्ष है हमको। उसके लिए मैं दीक्षित जी के पास चलूंगा। दीक्षित जी, पति पत्नी से ज्यादा आत्मीय संबंध किसी में नहीं होता, एक प्राण हो जाते हैं। और आप तो शास्त्रों के प्रकांड जानकार हैं। हमारे यहां तो कभी ऋषि ने कहा था कि भाई 11वां पुत्र जो है वो तुम्हारा पति स्वयं हो जाए, ऐसा भाव। उनमें भी तलाक हो जाती है नहीं, तब शादी के एल्बम बार बार देखने से कोई लाभ? कि हाय देखो गुड्डो की जीजा कैसे लग रहे थे, देखिए जी। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। क्या मैं हाँ जी जी जी, आप ही से पूछ रहे हैं जी। अच्छा, आपका ये कहना सही है कि जो अतीत में घटित हुआ है वैसी परिस्थिति आज नहीं है। आज परिस्थिति बदल गई है, उसके कई कारण हैं। और अभी इसी बैठक में जिसका संयोजन आप कर रहे हैं जी, हमारे सभी मित्रों ने एक स्वर से चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की बात कही, सभी मित्रों ने कही प्रकारांतर से जी। और ये भी
आपके कथन में आया और सबके कथन में आया कि नेपाल के पीछे चीन की साजिश है। यही बात करीब करीब जैसा अभी इस बैठक में शामिल सभी प्रिय और आदरणीय बंधुओं ने कहा कि चीन की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, यही बात दूसरे शब्दों में भारत का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, विदेश मंत्री जी, यही बात कि किसी भी प्रश्न पर भारत की संप्रभुता से, भारत की अखंडता से किसी भी प्रश्न पर कोई समझौते का सवाल नहीं है। जहां संप्रभुता के, सीमा के, अखंडता के सवाल हैं, वहां पर भारत सरकार अपनी सारी युक्ति के साथ काम कर रही है जी। आपका यह प्रश्न कि नेपाल से पानी आएगा और पूरब के क्षेत्रों को डुबोता है, ऐसा पहले भी होता एक आध बार हुआ है जब बाढ़ बहुत आ गई जी, होता रहा है पहले भी ऐसा कई बार, और ये आशंका अपनी जगह पर सही है। और हमको, जैसा मैंने पहले कहा, कि जहां कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रश्न हैं वहां पर ये मानकर चलना चाहिए। और आज की ये टीवी की जो आप इस प्रतिष्ठित चैनल की डिबेट है, बहुत अच्छी है कि एक संभावित आशंका का प्रश्न यहाँ उठाया गया है। तो ऐसी आशंकाएं, सभी पहलुओं पर विचार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर कोई बहुत खुलकर टिप्पणी करने की स्थिति में मैं स्वयं नहीं हूं जी। आपने जो प्रश्न उठाया है वो संगत है, मगर वो अभी आशंका, ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अभी बीच में काफी समय है जी। वार्ता का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जितने भी उपयोग होते हैं, उनका जो उपकरण होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक तरह के जी, ठीक बात है। तो हम लोग उपयोग से जी, मुझे ऐसा, हम लोग भी यही कामना करते हैं कि रिश्ते पहले जैसे हो जाएं फिर, लेकिन हो पाएंगे कि नहीं, ये यक्ष प्रश्न है। सुरेंद्र सिंह जी, आपके पास फिर आता हूं। आपके यहां उत्तराखंड में भी नेपाल ने कुछ गड़बड़ी की है। मैं मुख्यमंत्री का एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा था भाई या तो नेपाल समझ जाए, देखे, समझे, सुधरे, और नहीं तो फिर उसी की भाषा में जवाब देना होगा। जी ऐसा है जी। इस जो सारे प्रश्न आप लोग उठा रहे हैं उसका मूल में जो समस्या है जी, वो काला पानी क्षेत्र में जो ऊटी आंती जो नदी है उसकी घाटी में जो नेपाल ने अपना क्षेत्र की घोषणा की है, उसको मांग की है और अपने नक्शे में शामिल किया है, उस समस्या को दूर करने के लिए आपस में वार्ता करने की आवश्यकता है। मूल समस्या हमारे वहीं से काला पानी क्षेत्र से ही उठ के आया है। इसमें नेपाल और भारत के बीच में पहले भी 2-3 बार वार्ताएं हो चुकी हैं और में संधि भी हुई, लेकिन अभी भी वो एक प्रकार से उस एक कृत्रिम रूप से एक समस्या जो खड़ी हुई है वहाँ, उसको सुलझाने की बात होनी चाहिए जी। और जब तक वो नहीं सुलझता है तब तक भारत और नेपाल के बीच में संबंध अच्छे होने की उम्मीद नहीं है। और उसमें हम भारत की तरफ से बार-बार ये कहा जा चुका है और पुराने साक्ष्यों के आधार पर भी ये सिद्ध हो जाता है कि जो क्षेत्र वो क्लेम कर रहे हैं अपना है, वो क्षेत्र पहले से भारत का रहा है और पहले के नेपाल सरकार से बार-बार जो संधियां हुई उसमें स्वीकार किया गया है जी। और जो सुगौली संधि में भी जो इसमें हस्ताक्षर हुए थे उसमें भारत का जो पक्ष है उसी को स्वीकार किया गया है जी। अब आज एक नया विवाद नेपाल की तरफ से खड़ा किया है तो उसको सुलझाया जाना चाहिए आपसी विवाद। ठीक बात सुरेंद्र भाई, ठीक सुरेंद्र जी, जब तक वो नहीं समझा जी बिल्कुल, तब तक मसला आगे नहीं बढ़ेगा। मैं समझ गया सुरेंद्र जी। जो बाकी बातें हैं समझ गए आप, नदी का पानी भारत में आएगा, समस्याएं खड़ी होंगी, ये तभी सुलझ सकता है जबकि ये सीमा विवाद सुलझे। ठीक है सुरेंद्र भाई, रुकना होगा। मैं सुनील साजन के पास चलूंगा, वार्ता करके आपसी बातचीत सुलझाना चाहिए। ठीक है भाई, आपसी बातचीत होगी। हेलो, ठीक है, रुकिए ये जब तक ठीक है, रुकिए भाई, रुकिए महाराज। सुनील साजन के पास चलूंगा। मुझे तो भाई बहुत सामान्य से उदाहरण दिमाग में आते हैं बहस के दौरान, बहुत लंबे चौड़े हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड टाइप के उदाहरण मैं तो जानता नहीं। हम लोगों ने गाजीपुर में, बलिया में, मऊ में, पडरौना में, कुशीनगर में झगड़े देख के रजिस्ट्री कागज नकली बना लिए।
अब मुकदमा शुरू। बाबा की फोटो तो थी नहीं किसी के पास, चाहे जिसकी लगा दी। अब बाबा लगाते थे अंगूठा, चाहे जिसका लगा दो, आदमी का चाहे बैल का। अब मुकदमा शुरू होता था ना। ये तो मैं पहली बार देख रहा कि ऐसी परिस्थिति देशों के बीच में शुरू हो गई। चाइना अलग नक्शा लिए घूम रहा, वो करा ये भी मेरा वो भी मेरा, नेपाल करा ये भी मेरा वो भी मेरा, ये नक्शा नहीं चलेगा वो नक्शा चलेगा। ये तमाशा क्या है भाई? और जब सारे पुराने मुद्दे एक साथ उठ खड़े हो जाएं तो जान लीजिए, इतनी समझ रखिए कि ये मुद्दे मुख्य नहीं है, इनके पीछे इंटेंशन कुछ और है सुनील साजन। वरना जो संधि सैकड़ों साल से नेपाल को मान्य रही, राजशाही को भी और निर्वाचित सरकारों को भी, आज उस संधि के पर सवाल कैसे खड़ा हो गया? देखिए अमिताभ जी, क्योंकि आपके सवाल का जवाब जिस अंदाज में आप सवाल करते हैं, और आपने कहा कि हमको देसी चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती हैं, देसी उदाहरण, तो मैं केवल एक बात कहता हूं, मुझे लगता है कि सब लोग गांव और खेत खलिहान से जुड़े हुए लोग हैं। अमिताभ जी, भेड़ उसी की कटती है जो कमजोर होता है, एक। और मैं अपने देश को कमजोर नहीं मान रहा हूं, न देश के मुखिया को कमजोर मान रहा हूं, लेकिन एक दूसरी बात है, मोहल्ले में कोई एक ऐसा घर होता है जिसका अपने पड़ोसियों से किसी से अच्छे रिश्ते नहीं होते, तो उस घर के मालिक को अच्छा नहीं माना जाता है। ये आप भी समझ गए होंगे, माननीय दीक्षित जी भी समझ गए होंगे, दीपक जी, सब लोग जान गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जहां तक सवाल चीन का है, तो आपने एक दिन डिबेट में कहा कि इसी हिंदुस्तान के, इसी भारत के 2 रक्षा मंत्रियों से आपने बात की, जॉर्ज फर्नांडिस जी का नाम लिया और आदरणीय नेताजी का आपने नाम लिया, कि लगातार कहते आ रहे हैं कि चाइना हमारा असली दुश्मन है। और लास्ट में मैं केवल एक चीज कहूंगा कि जो पानी की समस्या नेपाल से है, जिसको दीक्षित जी ने भी कहा, आपने भी माना कि कभी कभार बाढ़ आ जाती है, तो वो तो कभी कभार बाढ़ तब आती थी अमिताभ जी, जब नेपाल विवश हो जाता था कि उतना नहीं रोक सकता था, आपसे रिश्ते बहुत अच्छे थे, तब वो छोड़ता था। अगर आपसे रिश्ते खराब हो गए और उसने बिल्कुल मन बना लिया कि उसको पानी रोकना नहीं है, पानी को छोड़ना है, तो आपने जो कहा ना कि पूर्वांचल से होते हुए अब बिहार, हम आप सब लोग तबाह हो जाएंगे और चाइना पीछे खड़े होकर के मजा लेगा और हंसेगा, करोड़ों की जनसंख्या के लिए संकट का कारण होगा। मैं आज चेताई दे रहा हूं, सारी अंग्रेजी की विदेश नीति, कूटनीति, फॉरेन अफेयर्स, ये जितनी शब्दावली है, ये सब व्यर्थ हो जाएगी। करोड़ों की आबादी संकट में फंस जाएगी। वही 5-10 दिन का खेल होगा, उतने में संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप ये जान लीजिए, वो सुनामी जैसा ही दृश्य आएगा। बिल्कुल। इतनी सरकारें आई बाबू राजेंद्र प्रसाद से लेके आज तक बिहार में, ये समस्या तो समाधान नहीं हुई। और हर बार मैं सुनता रहा कि नेपाल के साथ बैठकर बात करेंगे, स्थायी समाधान निकलेगा। स्थायी समाधान तो नहीं आया। श्री कृष्ण बाबू से लेके और नीतीश बाबू तक कोई समाधान आया था पानी का? नहीं। हर साल की समस्या थी, वो एक बड़ी समस्या है, उसको गंभीरता से लेना होगा। बाकी कूटनीति बाद में भी सेटल डाउन हो जाएगी, लेकिन चौवासे का टाइम, बरसात का टाइम, संकट पैदा हो जाएगा। खैर, प्रेमकांत तिवारी जी, तनाव है, नेपाल चाइना की डिजाइन्स पर काम कर रहा है, और जितनी फोर्सेस नेपाल में लाइक माइंडेड हैं या भारत के प्रति सद्भाव रखने वाले जितनी ताकतें हैं, वो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी सत्ता में कोई से नहीं। ठीक, सत्ता जिनके पास है वो पूरी तरीके से प्रो चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट है। हमको नेपाल के प्रति कोई एक्शन प्लान तैयार करते समय इस बात को भी जहन में रखना चाहिए, वरना मेढकी को जुखाम हो कैसे गया? वो पुराने कागज कहां से ढूंढ लाया, ये जो सैकड़ों साल से जिस पर मोहर लगती रही कि हाँ जी यही ठीक है। अब करा ना जी, आपके आंगन से हम दीवार खड़ी करेंगे, बोले ये इलाका हमारा है। तिवारी जी, ये मामला तो गड़बड़ है।
बेशक, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि एक दोहा है रहीमदास जी के कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। और ये बात सही है कि अब नेपाल में राजशाही नहीं है, ये बात सही है कि अब नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, लेकिन लोग तो वही हैं, धर्म तो उनका वही है। और एक बात आपने जो उदाहरण दी थी कि भाई 500 रुपए का नोट दिया, 15 रुपए की सिगरेट मंगाई और बाकी कहा कि 485 रख लो। तो नेपाल में कहते हैं कांछा, लड़के को कांछा कहते हैं। और एक शब्द और बहुत प्रचलित है, रामरुच है, यानी सब ठीक है, अगर वो एग्री करता है तो सब ठीक है। तो मैं समझता हूं कि अभी कूटनीतिक स्तर पर विदेश नीति हमारी नहीं बदलती, सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक दल बदलते हैं, सत्तारूढ़ जो होते हैं, लेकिन विदेश नीति हमारी नहीं बदलती है। तो मैं एक ये उम्मीद करता हूं कि कूटनीतिक स्तर पर ये इस पर काम होगा और नेपाल को ये भरोसा दिलाना होगा। कितने लोगों को चाइनीज सिखा देंगे वो लोग? नेपाल में अभी बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत से लोगों को पढ़ना लिखना है। मैं समझता हूं कि एक सेनर एलिमेंट्स जो हैं नेपाल में, वो इस बात को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप भारत से इतने खराब संबंध क्यों लेकर के चलना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। और कुल मिलाकर के नेपाल में भी मैं समझता हूं कि जिस तरह से श्रीलंका में, जिस तरह से पाकिस्तान में ये आवाजें उठ रही हैं कि अरे भाई चीन तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे खा जाएगा, मदद के नाम पर, कर्ज के नाम पर बिल्कुल हम लोगों को नेस्तनाबूद कर देगा, उसी तरह से नेपाल को भी ये समझना चाहिए। माओ ने आज नहीं, आज से बहुत पहले कहा था कि चीन एक हथेली है और उसकी 5 उंगलियां हैं, जिसमें सिक्किम, भूटान, नेपाल, तिब्बत और ये हमारा जो अरुणाचल है, ये लद्दाख है, इनकी सबकी बात की थी। तो ऐसा नहीं कि चीन की पॉलिसी को, चीन के साजिश को कोई समझता नहीं है। नेपाल में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जो वहां पर जो बुद्धिमान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देंगे। जी चलिए, संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज। जो बात प्रेमकांत जी ने कही, हमारी सबकी कामना वही है, विजडम प्रिवेल करे नेपाल में और पुरानी जैसी परिस्थिति बन जाए। यह आदर्श स्थिति है, हमारे लिए सुविधाजनक स्थिति भी है। लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए कि अगर ये स्थिति नहीं बनी तब हम क्या करेंगे। एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर, एक स्वाभिमानी राष्ट्र के तौर पर, एक पुरुषार्थी देश के तौर पर हमारी तैयारी उस परिस्थिति की होनी चाहिए। लड्डू मिलेगा खाने को तो अच्छा ही लगेगा, उसमें क्या समस्या है, खा ही लेंगे। लेकिन मान लो लड्डू नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, ये तय करना वरेण्य है, ये तय होना चाहिए। चाइना की स्थिति मैंने शुरुआत में कहा था, शायद उसको लोगों ने हास्य भाव में ले लिया। एक बड़ा आदमी 7 मोहल्ले के भरे भले घर के जवान लड़कों को बिगाड़ देता है, एक संपन्न आदमी। ये जितने शूटर हुए पूर्वांचल से जो गए, जिन्होंने विश्व भर में डंका बजाया अपनी बंदूक का, वो जमींदार बेटे नहीं थे, कोई ना है। उन पर हाथी तो रखा किसी ने, बोले बेटा कहां जिंदगी खराब कर रहे हो, इधर आओ, इधर देखो ना, नंदन कानन वन, वहां कहां भटक रहे हो। तो चले गए ना, नाम लेने की जरूरत नहीं। जो व्यवहार व्यक्ति का है, वही समाज का है, वही राष्ट्र का है, वही विश्व का होता है। जान लीजिए, मूल है व्यक्ति। और जो व्यवहार व्यक्ति का होता है, मैं तो दीक्षित जी बैठे इसलिए ये भी कहने के साथ करूंगा, वही व्यवहार, वैसा ही व्यवहार ग्रह भी करते हैं नक्षत्र मंडल में। जान लीजिए, व्यवहार का मूल अधिष्ठान व्यक्ति है। इसलिए इन बातों में मुझे नहीं लगता भारत को बहुत समय जाया करना चाहिए कि अतीतजीवी हो जाएं। नेपाल को स्पष्ट संदेश जाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो भारत ये चाहता है
होगा 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 में तो काम मामला दिक्कत तो हो जाएगी। और मेरी चिंता है बांधों की मरम्मत न कराने का जो कदम नेपाल ने उठाया है, मेरी चिंता वो है तात्कालिक। मैं ये नहीं कह रहा नेपाल कोई हमसे लड़ लेगा आके ना, लेकिन वहां के गोरखा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो वहां की सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि बांधों की मरम्मत कराओ, नहीं तो भारत के लिए संकट पैदा होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। पशुपतिनाथ मंदिर के सारे आदरणीय पुजारीगण भी वहां की सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए हमको उस अतीत जीवी जो चित्र कथा है उससे बाहर आना चाहिए। आज की परिस्थिति में निर्णय होना चाहिए। और अगर नेपाल जैसा छोटा राष्ट्र, जिसको हम हमेशा छोटे भाई की तरह कहते रहे, अघाते रहे, वो भी दाएं बाएं चालबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सख्ती के साथ, दृढ़ता के साथ, निश्चयात्मक भाषा में संदेश जाना चाहिए कि आप तय कर लीजिए, फिर आपके साथ भी हमारा रुख और रवैया वही होगा जो पाकिस्तान के साथ है। और बाकी लिखा पढ़ी का कोई महत्व है क्या? बाकी तो दुनिया मैंने बहुत नहीं देखी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में सर्वोच्च स्तर के समझौतों में 2-4 में मैं भी एक पत्रकार के नाते रहा हूं, प्रथम दृष्टया देखा है। वाजपेयी मुशर्रफ को का एग्रीमेंट मैंने देखा था, ज्वाइंट स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में समोसा खा लिया पाकिस्तान ने रख के। उसमें पहला क्लॉज ये था कि दोनों राष्ट्र वचन देते हैं कि मतलब नहीं, पाकिस्तान वचन देता है कि अपनी टेरिटरी का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। क्या उस क्लॉज का कोई मान्यता रही? उसकी कोई मर्यादा है? नहीं। इसलिए उन तरह की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। वो शोधार्थियों के लिए छोड़ो जो जेएनयू में पढ़ते हैं बच्चे, वो थीसिस लिखते हैं, उनमें वो सब कागज लगते हैं, फोटो उनकी। किताबों के लिए ठीक है, जमीन और किताब में अंतर है मित्र। क्या कहा था नेपाल के पहले राजा ने? अरे क्या करेंगे उसका बताओ, ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? कैसे वो आते थे गोरखनाथ की खिचड़ी चढ़ाने, उस बात का क्या आज रिलेवेंस है? कोई नहीं ना। आज उनका चाल चलन ठीक नहीं। और जो राष्ट्र हमारे विरोधी के साथ खड़ा होने की हिम्मत जुटाए, वो मेरा छोटा भाई, हमारा छोटा भाई भी क्यों ना रहा हो, वो भी दंड का पात्र होना चाहिए। अगर आज आप चाइना के साथ खड़े हो सकते हैं तो आप छोटे भाई नहीं, एक ही पेट जाए हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जाके प्री नराम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भारत हमारे लिए राम और वैदेही है। जो इसके साथ नहीं, उसका फोटो का एल्बम देखकर हम न पसीजे नहीं। जी, एक ही अधिष्ठान होना चाहिए, एक ही बिंदु होना चाहिए। नेपाल के साथ बातचीत का एक बिंदु होना चाहिए। बाकी छोटी छोटी बातें तो बाबू भी तय कर लेंगे। मूल बात होनी चाहिए कि नेपाल से पूछा जाए कि आप ये दुस्साहस या तो बंद कर दीजिए या हमारे साथ आप मान लीजिए कि सारे रिश्ते वैसे ही संचालित होंगे जैसे हम अपने एक पड़ोसी देश के साथ कर रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आप सुविधा के समय छोटे भाई भी हो जाए और उसके बाद में चीन के हस्तक बन के काम करें। और चीन के बारे में भाई मुझे तो कभी कोई गलतफहमी नहीं रही। जॉर्ज साहब की बात सुनील ने मुझे याद दिलाई। जॉर्ज साहब जब रक्षा मंत्री थे, मैंने उनसे पूछा कि जॉर्ज साहब आपका आकलन क्या है, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई अग्निहोत्री, पाकिस्तान तो चूचू का मुरब्बा है, उनका शब्द था। है बोले बवाले जान तो चीन है। उसके 4-6 दिन बाद, मैं तो खैर खबर छाप के निकल लिया, 4-6 दिन बाद उन्होंने कहीं पीटीआई को बोल दिया एनिमी नंबर 1 चीन, चाइना। बवाल हो गया। वाजपेयी जी ने उनको बुलाया, जॉर्ज साहब को, बोले जॉर्ज साहब इसका खंडन कर दो, चीन से बड़ा वो है इस पर। जॉर्ज साहब ने कहा कि अटल जी मैं चुप हो जाऊंगा लेकिन खंडन नहीं करूंगा। अब आगे नहीं बोलूंगा इसी बात, लेकिन खंडन नहीं करूंगा ना।
खंडन आप विदेश मंत्रालय से जारी कराओ, मैं नहीं बोलता। उनकी बात सही थी जॉर्ज की, इसलिए हमको कम से कम चाइना से जो होगा देखा जाएगा। ये जो छोटे मोटे बीच में आ गए झाड़ झंखाड़, पहले इनको तो हम सबक सिखाएं। बिल्कुल। और वो सबक दृढ़ता से होना होगा, स्पष्टता के साथ होना चाहिए। भारत इतना छोटा देश नहीं कि ये छोटे मोटे जो हैं राष्ट्र ये भी हमको अपने अपने नक्शे दिखाएं। ये नक्शा ढीला होना चाहिए। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हृदय नारायण दीक्षित जी, सुनील सिंह साजन, दीपक जी, प्रेमकांत जी और सुरेंद्र सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी। तो आज नेपाल की हिमाकत इतनी हो गई कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपना बता रहा है। लिपुलेख रणनीतिक दृष्टि से, नज़रों से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। और उधर भारतीयों की नागरिकता पर भी नेपाल का नया नाटक देखने को मिल रहा है। नेपाल ने नागरिकता कानून में बदलाव किया है, भारतीयों को 7 साल में नागरिकता देने की बात कही है। और इसी को जानने और समझने के लिए आज इस मंच पर बात, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।